नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड बाजार में एनएफओज की बहार है इस वक्त। मतलब एनएफओज यानी न्यू फंड ऑफर्स। कई म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो अपने नए फंड या तो लॉन्च कर चुकी हैं, अभी उनका सब्सक्रिप्शन पीरियड चल रहा है, या फिर आने वाले समय में जल्दी आपके लिए काफ़ी सारे एनएफओज आने वाले हैं। क्या एनएफओज की खासियत रहने वाली है जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, साथ ही एनएफओज में निवेश आपको क्यों करना चाहिए, क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, एनएफओज में निवेश करने का तरीका क्या है, इन पर आज हम करने वाले हैं एक गहन चर्चा। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय सबसे पहले करा देते हैं। फिरोज अजीज हमारे साथ है, डेप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट। फिरोज, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। थैंक यू। क्या चर्चा आज हम शो में करेंगे, सबसे पहले उसकी सुर्खियों में नजर डाल लेते हैं। आज के शो में खास ये है, हम समझेंगे एनएफओ में निवेश करने का ये सही समय है। साथ ही जानेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की क्या है खासियत। फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ में क्या है खास, ये भी जानेंगे। क्वांट फंड के एनएफओ में कौन करे निवेश, और एनएफओ में निवेश का क्या है तरीका। फिरोज, एनएफओ न्यू फंड ऑफर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहते हैं, एनएफओ अगर हम समझें, एक न्यू फंड ऑफर की खासियत क्या होती है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो एक न्यू फंड ऑफर क्यों लाती है और उसके पीछे उसका मकसद क्या होता है। नमस्कार स्वाति जी। आई थिंक एनएफओ, जैसे आपने कहा, न्यू फंड ऑफर, नए फंड होते हैं तो पैसा इकट्ठा करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक पूल में, और उस पूल को अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्यों के हिसाब से निवेश कर देती है। पॉइंट वन, उसको कहते हैं एनएफओ। सेकंड, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हर महीने कोई ना कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड इसीलिए लाती है क्योंकि उनके जो बास्केट होते हैं, फंड्स के जो बास्केट होते हैं, उसमें कोई गैप होती है। किसी के पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का फंड नहीं होता, किसी के पास फ्लेक्सी कैप नहीं होता। कोई भी नई रणनीति आती है तो उनके प्रोडक्ट में एक गैप सी लगती है, तो गैप को प्लग करने के लिए हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ये चाह होती है कि हर प्रोडक्ट की जो थीम है उसमें उनकी एक फंड जरूर हो। तो उस एस्पिरेशन में वो नए फंड्स लाते हैं और अपने प्रोडक्ट बुके को कंप्लीट करते हैं। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की नई लॉन्च स्कीम, जैसा फिरोज ने बताया, और उनके बास्केट में अगर वो फंड नहीं है तो वो एक नए फंड के जरिए उस प्रोडक्ट को निवेशकों के सामने रखते हैं, और एनएफओ उसका एक जरिया है। ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं। और कुछ एनएफओज की हम चर्चा फिरोज आपसे करने वाले हैं। प्राइमरीली आज हम बात करेंगे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने जो अपना एनएफओ लाया है उस पर, आईसीआईसीआई के एनएफओ पे भी चर्चा करेंगे, एक्सिस के भी एनएफओ पे चर्चा करेंगे। ये तीन एनएफओज जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। दो ऐसे एनएफओज हैं, एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जिसकी अवधि अभी चल रही है, वहीं एक्सिस क्वांट फंड, उसकी भी अभी अवधि चल रही है, और आईसीआईसीआई अप्रूव फ्लेक्सी कैप फंड जल्द ही निवेशकों के लिए आने वाला है। सबसे पहले एनएफओ में जो हम निवेश की बात कर रहे हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के, एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड की आपसे चर्चा करेंगे। क्या खास है इसमें। ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है ये, और 11 जून से लेकर 25 जून तक इसमें निवेश किया जा सकता है। और क्योंकि ओपन एंडेड है तो एनएफओ पीरियड के बाद भी इसमें निवेशक के लिए निवेश का मौका है। अगर हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के एनएफओ की बात करें तो एक निवेशक के लिए इसमें क्या खास हम समझें। देखिए स्वाति जी, आई थिंक एचडीएफसी एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सेकंड या थर्ड रैंक में हमेशा आती है। तो ये बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, और बैंकिंग सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है निफ्टी में। तो ये क्लियर गैप उनकी ऑफरिंग में मिसिंग था, तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का इन्होंने प्रोडक्ट लाया है। तो इट्स वेरी ऑपरचून प्रोडक्ट बिकॉज गैप थी, और गैप को फिल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी ऐसा ही किस्म का प्रोडक्ट था और दूसरा सेम टाइप का प्रोडक्ट ऑफर हो रहा है। सो दैट्स वन पॉजिटिव। सेकंड, ये फंड करता क्या है, जो भी पैसे इकट्ठे होते हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग की कंपनियों में इन्वेस्ट होते हैं। तो ऐसी 110 कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में, 5,800 ऑड लिस्टेड कंपनीज में 110 ऑड कंपनीज होती हैं जो लिस्टेड हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज के इर्द गिर्द हैं। बैंक्स हो सकती हैं, एनबीएफसीज हो सकती हैं, डिपॉजिटरीज हो सकती हैं,
क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज के इर्द गिर्द का बिजनेस चलाती हो, वो इस पोर्टफोलियो में शामिल होने की गुंजाइश रखते हैं। आनंद जो फंड मैनेजर हैं वो इसमें इन इन 110 या 120 स्टॉक्स पे ही अपने इन्वेस्टमेंट को सीमित रखेंगे। ओके, तो आपने कहा कि एक एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर निवेश करता है? जैसा फिरोज ने बताया, हम आपको दिखाते भी हैं, बैंक, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट, शेयर बाजार, डिपॉजिटरीज, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट रेटिंग, ब्रोकिंग, फिनटेक। यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जो कि एचडीएफसी का एनएफओ है, उसमें निवेश है। अभी अगर हम एक करंट सिनारियो की मौजूदा स्थिति की बात करें फिरोज, ये आपसे समझना चाहते हैं, एक निवेशक के लिए करंट स्थिति में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस कैटेगरी में जाना किस तरीके से उसके पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद है? देखिए स्वाति जी, मेरे हिसाब से बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक सेक्टर है जो पीक पे नहीं आया है। अगर आप देखें तो निफ्टी आज 15,700 ऑड पे है, जो लास्ट ईयर की पीक से कई ज्यादा है। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल निफ्टी बैंक या बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स देखें तो वो 35,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसकी पीक 37,000 की थी। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी बैंकिंग में थोड़ा सा स्कोप है। दूसरी सेक्टर्स ने ज्यादा रैली की है, फार्मा, मेटल्स, ये सब रैली कर चुके हैं, तो बैंकिंग में अभी भी हेडरूम है, क्योंकि कोविड के चलते थोड़ा सा व्यय है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। सो बैंकिंग इज अ सेक्टर whose performance has not been good from the past perspective, but future में अच्छा prospect जरूर है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आज के करंट स्थिति में आई थिंक एसेट लाइट बिजनेसेस, इस बिजनेसेस में बहुत ज्यादा प्लांट मशीनरी नहीं लगती है जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज में लगती है। तो एसेट लाइट बिजनेसेस अच्छा करेंगे क्योंकि उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा होती है। सो दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड, आई थिंक इनकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में जो बैंकिंग सर्विसेज हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो अभी तक पेनिट्रेट नहीं हुई हैं। आई थिंक इट हैज अ वेरी ब्राइट लॉन्ग टर्म फ्यूचर एज वेल फ्रॉम अ सेक्टर स्टैंड पॉइंट। ओके, तो एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएफओ पीरियड 11 से 25 जून तक। 25 जून आप सबके लिए समझना बेहद ज़रूरी है, जिसमें डायरेक्ट और रेगुलर प्लान दोनों हैं, और जो न्यूनतम जो एप्लीकेशन राशि है वो 5,000 रुपये की है। और जैसा कि फिरोज ने भी बताया, ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है, और जिनको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी में अपने पोर्टफोलियो में ऐसे किसी फंड को इंक्लूड करना है तो एचडीएफसी की तरफ से ये खास पेशकश ऐसे निवेशकों के लिए है। ये हमने एक थीम की बात कर ली फिरोज आपसे। अगले थीम की तरफ शिफ्ट करते हैं, और एक और बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, उनकी प्रूफ फ्लेक्सी कैप फंड का एनएफओ हम जल्द ही देखेंगे 28 जून से 12 जुलाई। आईसीआईसीआई प्रूफ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, इसकी खासियत हम कैसे समझें, और इसको लाने के पीछे का उद्देश्य हम एक निवेशक के लिए कैसे जान सकते हैं? आई थिंक स्वाति जी, आईसीआईसीआई जैसे आपने कहा वो भी सेकंड एंड थर्ड रैंक के बीच में रहती है, तो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज एसेट मैनेजमेंट कंपनी। 6-8 महीने पहले जब सेबी ने मल्टी कैप स्कीम्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो एक नई स्कीम की कैटेगरी बनी थी फ्लेक्सी कैप, जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने अपनी मल्टी कैप स्कीम्स को फ्लेक्सी कैप में तब्दील किया था। आईसीआईसीआई ने ये काम नहीं किया था, तो उनकी मल्टी कैप स्कीम मल्टी कैप कैटेगरी में रह गई थी, तो इधर एक बड़ी सी गैप प्रोड्यूस हो गई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि 1,71,000 करोड़ इस कैटेगरी में इन्वेस्टेड हैं, और काफी सारी स्कीम्स भी हैं, 25 स्कीम्स हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट एनएफओ, क्योंकि आईसीआईसीआई अपनी गैप को फिल कर रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये कैटेगरी ने अच्छा प्रदर्शन दिया है। आप 6 महीने की रिटर्न देख लें, 1 साल की रिटर्न देख लें, तो निफ्टी को बीट किया है इस कैटेगरी ने फुल्ली। सो आई थिंक गुड कैटेगरी, इंपॉर्टेंट कैटेगरी, लार्ज एएमसी, टिक मार्क। आई थिंक इनके जो फंड मैनेजर हैं वो भी रजत चंदक जो हैं, उन्होंने दूसरी स्कीम्स 2 स्कीम्स मैनेज करके उधर भी प्रदर्शन ठीक ठाक दिया है। सो आई थिंक दैट्स द करंट स्टेटस ऑन दिस एनएफओ स्वाति। ओके, ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो कि
लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप अक्रॉस द स्टॉक्स जिसमें इसका निवेश रहेगा, इसकी खासियत हम क्या समझे? मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश करना एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के लिए ये क्या वैल्यू ऐड करता है एक ऐसे एनएफओ के लिए? एक वैल्यू ऐड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये रहता है कि फंड मैनेजर ना सिर्फ स्टॉक्स को चुनते हैं बट ऑल्सो जो कौन सी साइज की कंपनियां खरीदनी है वो भी इन पे ही निर्भर करता है। तो ज्यादा वैल्यू ऐड करने की स्कोप होती है तो अच्छा फंड मैनेजर छोटी से छोटी कंपनी भी खरीद सकता है, बड़ी से बड़ी कंपनी भी इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में खरीद सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू ऐड का सोर्स हो जाता है क्योंकि आज की जो करंट स्थिति है तो ऑफ कोर्स लार्ज कैप्स थोड़ा आगे चल चुके हैं, मिड कैप में थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन की पोटेंशियल है और स्मॉल कैप में भी वैल्यूएशन की पोटेंशियल है क्योंकि लास्ट ईयर एफआईआईज ने बहुत पैसा डाला था, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बेचा था, तो लार्ज कैप बहुत तेजी से चल गए थे क्योंकि एफआईआई जब भी पैसे डालते हैं मार्केट में तो लार्ज कैप की तरफ उनका झुकाव ज्यादा होता है, तो उधर रैली देखने को मिली थी। इस कैलेंडर ईयर में मिड कैप्स की रैली और स्मॉल कैप रैली चल चुकी है क्योंकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का पैसा इस साल कैलेंडर ईयर 21 में आया है। सो आई थिंक ये फ्लेक्सिबिलिटी की मिड कैप में कितना, लार्ज कैप में कितना फंड मैनेजर को देना एक बेहतरीन रणनीति है। सो दैट्स वेयर फ्लेक्सी कैप फिगर्स इन वंस पोर्टफोलियो। ओके, अगेन क्योंकि हम करंट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, अभी एक मौजूदा स्थिति में कोई जो निवेशक हमें देख रहे हैं जिनको एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है, उनको कैसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना चाहिए, कीपिंग इन माइंड कि ऑलरेडी अभी जो आईसीआईसीआई का प्रू फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एनएफओ है वो अब जल्द ही आने वाला है। एनएफओ है, ओपन एंडेड है, बाद में भी उसमें डेफिनेटली निवेश किया जा सकता है सब्सक्रिप्शन पीरियड के बाद। यस स्वाति, ये क्या है कि आज की जो 25 स्कीमें हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में उनका झुकाव 70% लार्ज कैप के प्रति है, 24% मिड कैप है और स्मॉल कैप पे 6% है। ये वो 25 स्कीमों का आंकड़ा है जो ऑलरेडी मौजूद है और उनका पोर्टफोलियो बन चुका है। एक बेहतरीन बात आज के करंट एनएफओज में ये होती है क्योंकि मार्केट बहुत डायनेमिक रही है लास्ट एक साल में और काफी सारे स्टॉक्स चल चुके हैं, थोड़े स्टॉक्स में वैल्यू ज्यादा हो चुकी है, तो बहुत सारी मार्केट में डायनेमिज्म है। तो अगर एक नए फंड को पूरी तरह से कैश आता है बैंक अकाउंट में तो उनको ये फ्रीडम रहता है पोर्टफोलियो को आज की करंट मौजूदगी और स्थिति के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करने का। दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज which today the NFOs have because उनके बैंक अकाउंट में कैश होगा और वो आज की स्थिति के हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे unlike the existing ones। ओके, तो ये हमने दो एनएफओस की बात की है, एक एग्जिस्टिंग एनएफओ एचडीएफसी का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड जो कि एक ओपन एंडेड थीमेटिक फंड है, इसकी हमने बात की। वहीं दूसरे जो एनएफओ की हमने बात की जो कि आने वाला है वो है आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप फंड और ये भी एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें आप जो एनएफओ अवधि है उसके बाद भी निवेश कर सकते हैं। इसका एक बड़ा फायदा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम एक्सिस के क्वांट फंड एनएफओ की बात करेंगे, इसकी खासियत क्या है और इसमें निवेश करने के पीछे आपके लिए क्या एक बड़ा रीज़न होना चाहिए, इस पर चर्चा जारी रहेगी थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। तो न्यू फंड में है ऑफर ही ऑफर और कौन से एनएफओज आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, फिरोज अजीज हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट से, उनसे जान रहे हैं एनएफओ में निवेश करने के पीछे आपके लिए क्या एक कारण होना चाहिए और इन जो एनएफओज है उनकी खासियत क्या है। अब हम फिरोज आ रहे हैं एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ। एक्सिस का क्वांट फंड है, उसका एनएफओ, उसका जो की अवधि है 11 से 25 जून है। अभी भी समय है निवेशकों के लिए अगर वो एक क्वांट फंड में निवेश करना चाहते हैं। एक ओपन एंडेड स्कीम है एक्सिस क्वांट फंड का ये एनएफओ, इसकी खासियत बताइए। और ये जो क्वांट फंड है ये कैसे मॉडल पर काम करता है? हम क्वांटिटेटिव मॉडल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कैसा है और इस एनएफओ की खासियत के बारे में। आई थिंक ये क्वांट जो है स्वाति जी एक बहुत नया थीम है
ऑफ कोर्स निपॉन ने क्वांट फंड अपना लॉन्च किया था ऑलमोस्ट 5 साल पहले। तो एकमात्र स्कीम थी इस कैटेगरी में। अब कुल मिला के 6 स्कीम्स हैं, उसमें से एक ने 3 साल पार किए हैं, बाकी नई स्कीम्स हैं। क्वांट एक बहुत अच्छी थीम है क्योंकि इस पे कंप्यूटराइज्ड सिलेक्शन होता है। बहुत सारे क्राइटेरिया वो एल्गोरिदमिकली चूज कर पाते हैं, क्वालिटी हो या वैल्यू हो या प्राइस हो या अर्निंग पोटेंशियल हो। वो सब लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स को एनालाइज करके स्टॉक का चुनाव ह्यूमन इंटरवेंशन से कम और मशीन टेक्नोलॉजी से, इंटेलिजेंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन ही कोड करता है, उसके आधार पे स्टॉक्स खरीदे जाते हैं। क्योंकि एक ह्यूमनली पूरी यूनिवर्स को देखना कठिन होता है, सो मैथमेटिक्स की जो बैकिंग होती है उससे काफी वैल्यू ऐड होने की गुंजाइश है। बट इंडिया में ये थीम थोड़ी नई है, इसीलिए आपके पास सिर्फ 6 स्कीम का ऑप्शन है। ये 7वीं स्कीम होगी फ्रॉम अ क्वांट सेक्टर पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पर निवेश की अगर बात करें, एक क्वांट फंड में निवेश करने के लिए एक निवेशक के पास क्या रीजन होना चाहिए, मतलब उसके पोर्टफोलियो में एक क्वांट फंड क्यों होना चाहिए, अगर मैं एक बहुत ही आसान भाषा में समझूं तो? देखिए, आज की डेट में ये कैटेगरी में सिर्फ 1150 करोड़ है। बट आई थिंक ये ओवर अ पीरियड ये बहुत बड़ी कैटेगरी होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट डेवलप होती है, जैसे इंडियन मार्केट डेवलप हो रही है, उसकी डेप्थ बढ़ रही है। जैसे यूएस मार्केट से अगर कंपेयर करें तो यूएस मार्केट अर्जों से चल रही है, इंडिया की एक रिलेटिवली न्यूअर मार्केट कहेंगे रिलेटिव टू अ डेवलप्ड मार्केट लाइक यूएस। जैसे मार्केट की ब्रेथ एंड डेप्थ बढ़ती है तो एक्स्ट्रा रिटर्न जो फंड मैनेजर कमाने की क्षमता रखते हैं या फिर उम्मीद रखते हैं वो घटती जाती है। तो क्वांट के जरिए अल्फा जनरेट करना इन एन मैच्योर मार्केट विल बी दैट मच इजियर। सो क्वांट जो भी इंसान या निवेशक एक्स्ट्रा रिटर्न इंडेक्स से ज्यादा कमाना चाहते हैं और ह्यूमन इंटरवेंशन से थोड़े परेशान हैं और ये चाहते हैं कि मैथमेटिक्स से उनकी जो एक्स्ट्रा रिटर्न बने, सो देन इट इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड अपकमिंग कैटेगरी। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर अच्छी तरह से क्वांट का मॉडल लिखा जाए और इम्प्लीमेंट किया जाए तो 2 से 3% इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न कमाना हमारी मार्केट में, इंडियन मार्केट में कठिन नहीं होना चाहिए। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, इनकी जो ह्यूमन डिपेंडेंसी होती है, अगर फंड मैनेजर छोड़ के भी जाता है या फिर सीआईओ का बदलाव होता है या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कोई बेच खरीद होती है, जैसे निपॉन ने रिलायंस कैपिटल की रिलायंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का शेयर खरीदा था, तो ये सब बदलाव से ये महरूम रहते हैं, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये क्वांट मॉडल्स, स्पेशली व्हेन दे आर रनिंग अ क्वांट फंड। ओके, फाइन। तो हमने 3 एनएफए पे आज एक खास चर्चा की है। अब उन निवेशकों के लिए फिरोज आपसे समझेंगे, एक तो जिनको निवेश करना है तो उनके लिए निवेश का तरीका, और दूसरा डेफिनेटली एनएफओ में निवेश करने से पहले रिस्क समझना भी जरूरी है। सबसे पहले क्विकली, एनएफओ में निवेश का तरीका कितना आसान? बहुत आसान है स्वाति जी, बिकॉज प्रोसीजर सेम है। जो जैसे आपने कहा कि 25 जून तक अगर टाइम हो आईसीआईसीआई के लिए, तो आप 24 को भी अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन या अपने ब्रोकर के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। एक ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं पैसे को, आपको चेक काटने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत टेक्नोलॉजिकली सिंपल है। बीएसई स्टार प्लेटफॉर्म है, एनएससी का यूटिलिटी है। ये दोनों प्लेटफॉर्म से आप खरीद सकते हैं। हर ब्रोकर जो एडवाइजर होता है या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनका टाई अप होता है एक ना एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप ये बहुत सरलता से कोई भी ये 3 एनएफओज में अपने पैसे जरूर लगा सकते हैं, एंड इट विल बी आइडेंटिकल प्रोसीजर इफ नॉट सिमिलर टू अनदर ओपन एंडेड स्कीम। ओके, और रिस्क समझना भी जरूरी है, तो एनएफओ में निवेश क्या है रिस्क? देखिए, हर एनएफओ का रिस्क अलग होता है। जैसे हमने आज बात की बैंकिंग एंड सेक्टर फंड की, उसका रिस्क निर्भर करेगा कि बैंकिंग सेक्टर कैसा करेगी। आई थिंक उसमें थोड़ा ज्यादा रिस्क होगा बिकॉज वो एक सेक्टर फंड है। रहा सवाल आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप और क्वांट का, दो डिवर्सिफाइड स्कीम्स हैं, तो उनका रिस्क ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। सो पॉइंट इज, एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में रिटर्न भी ज्यादा होने की गुंजाइश है और रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो रिस्क होता है, मार्केट रिस्क होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से। बट अच्छी बात यह होती है कि पहले 3 महीने जब वो पैसा डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो मार्केट का रिस्क कम होता है।
अगर अगले 3 महीने में अगर या 2 महीने में मार्केट गिरती है तो ये एनएफओस की जो एनएवी है उतनी तेजी से नहीं गिरेगी जितनी अदर ओपन एंडेड स्कीम्स की गिरेगी, क्योंकि वो पूरी तरह से निवेशित हैं और ये कैश को डिप्लॉय कर रहे हैं। सो पहले 2-3 महीने की जो वॉलेटिलिटी की गुंजाइश होगी वो काफी कम होगी। तो रिस्क स्पेशली मार्केट रिस्क और म्यूचुअल फंड में दूसरे रिस्क बहुत कम होते हैं, और क्योंकि ये इक्विटी स्कीम्स है इसमें क्रेडिट रिस्क भी नहीं होता है, सिर्फ मार्केट रिस्क होता है। और एनएफओ में पहले 3 महीने मार्केट रिस्क भी कम होता है क्योंकि वो कैश को डिप्लॉय करने के दौर में होते हैं। ओके, तो आपने रिस्क फैक्टर एक बताया, एक्सपेंस रेशो भी एक बड़ा फैक्टर है जिस में हमें एनएफओ में एक जो कॉमन रिस्क होते हैं उसके तहत समझना जरूरी है। फिरोज? यस स्वाति जी, अगेन यू ब्रॉट अस टू द राइट पॉइंट। छोटी स्कीमों में एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि एनएफओ है तो जाहिर सी बात है 10,000 करोड़ से शुरुआत नहीं होगी, 1,000 करोड़ से होगी, 1,500 करोड़ से होगी। एचडीएफसी जैसी लार्ज एएमसी का 2,000 करोड़ से शायद स्टार्ट हो जाए। तो छोटी स्कीम्स में ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। तो ओपन एंडेड स्कीम्स जो 30,000 करोड़ की स्कीम है उसमें 1.5%, 1.6% का एक्सपेंस होता है, और इसमें 2.25, 2.3 भी हो सकता है। तो आधा % का जरूर अंतर हो सकता है कॉस्ट में, 0.1। बट उसके साथ आपको एक एडवांटेज जरूर मिलता है क्योंकि छोटा स्कीम है, फंड मैनेजर की जो एजिलिटी होती है, जो चेंज करने की जो काबिलियत होती है, क्योंकि एक स्टॉक बदलने के लिए उनको सिर्फ 50 करोड़ के शेयर बेचने पड़ते हैं और 50 करोड़ के खरीदने पड़ते हैं। बड़ी स्कीमों में एक शेयर बदलना है तो 1,000 करोड़ के शेयर बेचने होते हैं और 1,000 करोड़ के शेयर खरीदने होते हैं। तो जो ये छोटी स्कीमों का जो कॉस्ट है 50 पैसे ज्यादा, आधा % ज्यादा, वो उसकी एडवांटेजेस से ज्यादातर नलिफाई जरूर हो जाता है। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिरोज, ये समझना जरूरी है निवेशकों के लिए कि एनएफओ में उन्हें निवेश करना है या उन्हें निवेश नहीं करना है, ये वो कैसे समझे अभी? देखिए, मैं थंब रूल्स बता देता हूं। अगर आप बहुत नए निवेशक हैं तो डेफिनेटली एनएफओ से शुरुआत नहीं करनी चाहिए। एक स्कीम जो लार्ज कैप कैटेगरी की हो और अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड हो उससे शुरुआत करें। अगर आपके पास ऑलरेडी 5-6 स्कीम्स हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए तो यू आर अ क्वालिफाइड इन्वेस्टर टू एन एनएफओ। और थर्ड थिंग ये आपको याद रखना है कि जो भी एनएफओ है वो एक मीटू प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वैसे का वैसा प्रोडक्ट दूसरा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। तो जैसे एचडीएफसी का बैंकिंग सेक्टर फंड है, तो एचडीएफसी की बास्केट में ऐसा फंड है ही नहीं जो बैंकिंग की तरफ इतना ज्यादा झुकाव रखता हो। सो इट शुड बी ए यूनिक प्रोडक्ट। आपके पास ऑलरेडी 5-6 स्कीम्स होनी चाहिए और आप नए निवेशक नहीं होने चाहिए, तो यू क्वालिफाई टू इन्वेस्ट इन द एनएफओ। जैसे रहा सवाल एक्सिस क्वांट का, वो एक नई थीम है तो वो डेफिनेटली ऐसी ज्यादा स्कीम्स नहीं है, तो इट्स अ वैलिड एनएफओ टू हैव। ओके, तो बहुत ही क्रिस्पली फिरोज ने समझाया कि एनएफओ में निवेश से पहले आपको क्या समझना है, जानना है, आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए ये न्यू फंड ऑफर कितना सूट करता है, आपके पोर्टफोलियो के लिए क्या वैल्यू ऐड करता है, ये आप सबके लिए जानना समझना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया फिरोज़, आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया न्यू फंड ऑफर्स के बारे में जो कि एचडीएफसी, आईसीआई और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने पेशकश की है निवेशकों के लिए, और उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।